फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की शर्तें क्या होती है, सब पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा अपवर्तन के नियम। तो हम लोग अपवर्तन के नियम को समझेंगे, जानेंगे क्या क्या होता है। तो आप लोग भी कॉपी कलम खोल लें और साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। और मेरे अंदाज से खुद का बनाया हुआ नोट सबसे बेहतर नोट होता है। तब पर भी जो हम पढ़ाएंगे वो सभी का पीडीएफ नोट्स के रूप में आपके टेलीग्राम चैनल कुमार शिवम स्टडी प्लस पे अपलोड करवा देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल जितने जैसे हम पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है आज का अपवर्तन के नियम, तो आप सभी को पता होगा क्योंकि क्लास 10th में पढ़े होंगे। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, लिख लेते हैं। अपवर्तन के दो नियम, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। यदि हम बात करेंगे पहला नियम की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, तो प्रथम नियम क्या होता है तो समझ लीजिए। पहले एक पिक्चर बना रहे हैं, ये हो गया आपका आपतित किरण, बीच में डाल दीजिए अभिलंब प्रकाश। क्या होगा, जाना चाहिए कैसे, इस प्रकार जाना चाहिए था इसको, लेकिन जलेगा इस प्रकार यह निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये होता है आपका अपवर्तित किरण, इसको हम कहेंगे अभिलंब, और ये बिंदु का क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। तो समझिएगा अपवर्तन के नियम में जो है अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए पहले, क्या पहले समझ लीजिए उसके बाद दिखा देते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यह आपका अपवर्तन के प्रथम नियम। आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही समतल में होता है। तो लिख लीजिए आप लोग, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। यह है आपका अपवर्तन के प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे जहाँ पे द्वितीय नियम की बात करते हैं। द्वितीय, देखिए अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, आप लोग लिख लिए इसको, आपको नोट्स मिल ही जाएगा, साथ ही साथ लिखिए भी और नोट्स से आप एक बार मिला लीजिएगा, ठीक। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, आइए यहाँ पे समझिए। हम पढ़ाए थे कल, इसे पिछले क्लास में बताए होंगे। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये दोनों के बीच में बना कौन क्या कहलाता है, आई कहलाता है। आपतन कौन, आई कहलाता है। ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये दोनों के बीच बना कौन क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो एक वैज्ञानिक थे,
स्नेल, जो उसी को बहुत आदमी स्नेल कहते हैं, स्नेल स्नेल दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो आपतन कोण ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। तो क्या कहा था स्नेल ने, आपतन कोण की जिया साइन आई, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जया। देखिए जया का मतलब होता है आपका साइन, जया साइन का हिंदी नाम में क्या होता है आपका जया। और वहीं बात करें कोजिया, एक होता है कोजिया, कोस का हिंदी नाम होता है कोजिया। उसी प्रकार से जया मतलब क्या हो गया साइन, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा द्वितीय नियम में, अपवर्तन के द्वितीय नियम में लिखना है, आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई वो अपवर्तन कोण की जया साइन आर, आपतन कोण की जया साइन आई वो अपवर्तन कोण की जया साइन आर, अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक नियतांक होता है। यही आपका द्वितीय नियम, आपतन कोण की जया साइन आई वो आपतन कोण की जया साइन आर एक नियतांक होता है, ठीक। तो नीचे में लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ साइन आई है बटा क्या है साइन आर, और आप लोग साइन आई और साइन आर जो है आप लोग जब अपवर्तनांक पढ़ाए थे वहाँ क्या हो गया, साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 and 2, ठीक है, ठीक, 1 and 2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग लगाइए, अपवर्तनांकों में संबंध। अगला हेडिंग होगा आपका अपवर्तनांकों में संबंध। अपवर्तनांकों में संबंध, यहाँ से एक सूत्र प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। अपवर्तनांकों में संबंध देख लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक वैज्ञानिक था स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से तो क्या होता है, यहाँ फोटो बना लेते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा फोटो, मान लेते माध्यम एक है, माध्यम दो, प्रकाश ऐसे आ रही है, इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे ही जाना चाहिए था, इसको ऐसे ही जाएगा नहीं, बीच में डालेंगे क्या हम लोग, बीच में डाल दिए अभिलंब, ये प्रकाश क्या होगा इस प्रकार मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण आई, ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण आर। तो हम यहाँ क्या प्रूव करने वाले हैं, अपवर्तनांकों में संबंध को दर्शाने वाले, अपवर्तनांकों में संबंध को दर्शाएंगे। तो स्नेल के नियम में क्या पढ़े थे हम लोग, साइन आई बटा साइन आर, क्या निकाले थे अभी जस्ट पीछे क्या बताए 1 and 2, निकले थे ना 1 and 2, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या था, माध्यम एक से प्रकाश माध्यम दो में आ रहा है, माध्यम एक से प्रकाश माध्यम दो में जा रहा है, तब क्या हो गया आपका यहाँ साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया 1 and 2, 1 and 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, किरण का मार्ग उल्टा कर देंगे, मतलब देखिए ऐसे आ रही है, यहाँ से क्या हो गया प्रकाश जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए इस होके जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा उधर घूम जाता है। अब यदि हम क्या करते हैं, प्रकाश को
माध्यम एक से नहीं बल्कि यदि माध्यम दो से डालेंगे तो इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन अब अभिलंब में क्या हो जाएगी, वह पास आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखिएगा किरण का मार्ग उल्टा करने। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही हम किरण का मार्ग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो आपका देखिए आई आर जो आई का काम करेगा, आई क्या होगा, आर का काम होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन आर बटा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा 2n1। इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण एक गुना क्या कर देते हैं, दो कर देते हैं। तो क्या हो दिखेगा यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर गुना साइन आर बटा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा आपका है 1n2 इंटू 2n1। ठीक, यहाँ से साइन आर कैंसिल, साइन आई कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1n2 इंटू 2n1 क्या हो जाएगा, एक निकल कर आया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको। लिख ली ना, साफ कर दें इसको। क्या निकल गया लास्ट में मेरा 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या निकला यहाँ, एक निकल गया। ठीक है, ये नीचे से निकल गया। अब देखिए माध्यम दो था, एक दो, माध्यम दो था, तो यहाँ क्या निकला, इससे इसमें गया और इससे इसमें चला आया। ठीक है, अब यदि क्या करते हैं, यदि माध्यम तीन कर देते हैं, यदि हम माध्यम को दो की जगह यदि हम क्या करेंगे तीन कर देंगे तो क्या होगा, देखिए देखते हैं नोट, यदि माध्यम तीन हो, जैसे देखिए यदि माध्यम तीन हो जाता है, जैसे एक माध्यम हो गया, दो माध्यम हो गया, ये क्या हो गया तीन माध्यम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें चल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। कब, यदि माध्यम कितना आ गया, माध्यम तीन आ गया, तो आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा। यदि तीन से मनने वाला चार लेके चेक करो, तो क्या लिखते हैं, यदि माध्यम चार, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तीन है, एक माध्यम और दे देंगे, फिर तीन से क्या होगा चार, फिर चार से क्या हो जाएगा यहाँ पे एक, तो क्या हो जाएगा आपका 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 3n4 इंटू क्या हो जाएगा 4n1 बराबर एक। ठीक है, बात समझेगी नहीं समझे, फिर से समझा समझ आइए। जैसे माध्यम दो था, पीछे निकाले ना, तो उससे क्या निकला 1n2 इंटू 2n1, दो था, जैसे एक था दो था। ठीक है, तो इससे इसमें गया और इससे इसमें गया, यहाँ से क्या निकला 1n2, मतलब 1 से 2 में गया, फिर 2 से n में गया। ठीक, अब उसी प्रकार से यदि माध्यम तीन कर दिए हैं, तो एक से दो में जाएगा, क्या लिखिए 1n2, 1n2, फिर दो से तीन में जाएगा 2n3, 2n3, फिर थ्री से फोर में जाएगा, नहीं तीन माध्यम था, हाँ थ्री से किस में आ जाएगा वन में, 3n1 हो गया। अब यदि हम क्या करते हैं,
कि माध्यम कैसा हो, 4 हो, माध्यम कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो 1 से 2 में क्या लिखे, 1 एंड 2 इंटू फिर क्या हो जाएगा 2 एंड 3 गुना फिर क्या हो जाएगा 3 एंड 4 और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा 4 एंड 1। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, साफ कर देते इसको, चलिए साफ करते हैं। जैसे देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े क्या था, 1 एंड 2 इंटू 2 एंड 1 बराबर क्या है, 1 है। 1 एंड 2 इंटू 2 एंड 1 बराबर क्या निकाले हम, 1 निकाले थे। यहाँ भी है, हम वो चीज लिखे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं 1 एंड 2 को यदि निकालेंगे, 1 एंड 2 का मान यदि निकालते हैं क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 एंड 1। बताइए होगा कि नहीं होगा, तो दिमाग लगाइए। जैसे 1 एंड 2 है गुना 2 एंड 1 है बराबर क्या है, 1 है। जैसे हम 1 एंड 2 का मान निकालेंगे, इसको उठा के उधर करेंगे, जो गुना में रहता है वह क्या हो जाएगा, उधर जाके भाग में हो जाएगा। इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेसिक चीज है। ठीक है, 2 एंड 1 हो गया। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे a एंड 2 बराबर क्या निकल गया, 1 बटे 2 एंड 1 है। 1 एंड 2, 1 एंड 2 बराबर क्या हो गया, 1 बटे 2 एंड 1। तो क्या हम इसको इसी टाइप से हम, जैसे a एंड g है, a एंड g है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 एंड 2 बराबर क्या है 1, यहाँ क्या आ गया 2 एंड 1, मतलब 2 आगे आगे 1 क्या हो गया, पीछे आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या इसको हम लिख सकते हैं इसे 1 बटे जी एंड ए, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 एंड 2 बराबर 1 बटे 2 एंड 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी क्यों नहीं लिख सकते हैं, ए एंड जी बराबर 1 बटे जी एंड ए लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से इसी प्रकार से हम ए एन डब्ल्यू की जहां बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बटे डब्ल्यू एन ए लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बोर्ड साफ कर देते हैं। बस थोड़ा सा प्रूव्ड होने पे है। चलते हैं और फिर से हम स्नेल के नियम से, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको हम, स्नेल के नियम से। क्या बताया स्नेल ने, क्या बताए थे, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिखेंगे इसको हम, 1 एंड 2, आई नहीं लिखना है, आई लिखे थे ना, 1 एंड 2 लिखे थे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n2 बटा n1, सॉरी n2 बटा क्या लिख देंगे इसको हम, n1, n2 बटा n1। अपवर्तनांक हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष निकाला जाता है, यदि कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम a यूज करेंगे। क्या यूज किया, हम a यूज किए, तो साइन आई बटा साइन आर और क्या 1 एंड 2 था, तो इसको हम a एन 2 बटा a एन 1 लिख सकते हैं। तो जब हम अपवर्तन परिभाषा बताए थे, अपवर्तनांक परिभाषा में क्या बताए थे, अपवर्तनांक जो होता है कि वह जो होता है पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटा, मतलब दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अपवर्तनांक जो होता है दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, अर्थात हम उसको कैसे लिख सकते हैं, V1 बटा V2 लिख सकते हैं। ठीक, यदि चाहे तो इसको हम, इसी को हम λ1 बटा λ
टू भी कर सकते हैं, लेमडा वन बटे लेमडा टू भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका सूत्र, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब यदि बात करें हम लेमडा की, जहाँ बात कर रहे हैं, लेमडा वन क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश तरंग दैर्घ्य, और वहीं लेमडा टू की जहाँ बात करेंगे तो वह क्या होगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब इतना हो गया। थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, हमको पता है, क्योंकि थोड़ा सिद्ध करने में मतलब सभी का है ना दिमाग हिल जाता है, तो आप सबों का कुछ ना कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा थोड़ा सा। जितना प्रयास हो आप समझने की कोशिश किए, यदि समझ में नहीं नहीं आए तो थोड़ा सा एक बार फिर से, अब तो ऑप्शन आप लोगों के पास बहुत सारा है कि मतलब एक बार समझ में आया फिर से स्टार्ट कर दिए, फिर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो का पीछे वहां से देखने की उम्मीद है समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक को एक बार हम फिर से एक नया तरीका से हम बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ किए, इस पे देखो एक सवाल नहीं बनाते हैं, दो सवाल नहीं मजा नहीं आएगा। तू तो सीधी किए हैं, इस पे एक आध सवाल नहीं होता है तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए इसे बात कर रहे हैं हम डी एन डब्ल्यू का मान याद करना है, डी एन डब्ल्यू। तो डी एन डब्ल्यू है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एन डब्ल्यू याद कीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, वन बटे, या तो हम ऐसे एन डब्ल्यू बटे एन डी भी लिख सकते हैं, इसको हम एन डब्ल्यू बटे एन डी लिख सकते हैं, एन डब्ल्यू बटे एन डी लिख सकते हैं। लेकिन अपवर्तनांक निकालना है तो किसी ना किसी का माध्यम लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू बटे ए एन डी हो जाएगा। ठीक है, अब याद कीजिए फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताए थे, फर्स्ट या सेकंड क्लास में जो भी मैं बताए थे, ए एन डब्ल्यू मतलब, डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वाटर, पानी, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, हम पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष निकाल करके आपको बताए थे, कितना होता है बताइए, जैसे कितना होता है, ए एन डब्ल्यू मतलब पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 4/3, फिर बटा ए एन डब्ल्यू, हीरा का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष यदि निकालेंगे वह होता है 12/5। इसको यदि आप लोग अच्छा से सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा आपका, जैसे 4×5 = 36, तो हो जाएगा यहाँ 4×5 = 4×9 = 36, क्या निकल के आएगा यहाँ 5/9 निकल के आएगा। तो मतलब डी 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 एन डब्ल्यू का मान कितना निकल गया, 5/9 निकल गया। तो एक सवाल आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, कमेंट में सभी को इसका आंसर बताना है, चाहे जैसे भी हो। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, फिर से एक बार हम यार पुनः इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, समझिएगा आप लोग, देखिए जैसे डी एन डब्ल्यू हो गया, तो डी एन डब्ल्यू हम लिख सकते कैसे, एन डब्ल्यू बटा एन डी लिख दिया। अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, अपवर्तनांक जो किसी ना किसी के सापेक्ष निकाला जाता है, शर्त में हम बढ़ाए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा ए, ए एन डब्ल्यू, तो याद कीजिए ए एन डब्ल्यू का मान बताए थे कितना होता है, 4/3, 4/3 दे दी। अब वही ए एन डी का मान क्या होता है, 12/5 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, निकलेगा क्या, 4×5 = 20, 12×36, काटपीट काटपीट कीजिएगा, क्या निकलेगा, 4×5 = 20, 4×9 = 36, क्या निकल गया, 4/9 निकल गया। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको उसका जवाब हर हाल में बना करके कमेंट में देना है। क्या निकलेगा आप लोग, डी एन जी की बात कर रहे हैं, इसका मान आप लोगों को निकाल के कमेंट करना, कमेंट में बताना। नहीं बनेगा, फिर से नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक ना, तो ये चीज हमको चाहिए। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सअप कर दें। चलिए अगला हेडिंग लगाइए, निरपेक्ष अपवर्तनांक।
निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला हेडिंग होगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख लीजिए। पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद समझा रहे हैं। परिभाषा लिख लीजिए इसका पहले, उसके बाद लिखा दे रहे हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखिएगा इसमें, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वही कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या पता है कि नहीं निर्वात क्या होता है? निर्वात जहां कुछ नहीं हो क्या कहलाएगा वो? निर्वात। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश किसमें होता है? निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक प्रकाश की चल होता है। कितना होता है? कमेंट में क्या करना है, बता देना, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या लिखा है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद लिख लीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को तुच्छ n से, मतलब केवल n से सूचित किया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से सूचित किया जाता है। जैसे हम अपवर्तनांक की बात की तो उसमें हर हमेशा ANG, AND, ANW इस प्रकार से कुछ ना कुछ, ए ही नहीं बल्कि हम यहाँ GNW भी कर सकते हैं, किसी न किसी के सापेक्ष था, ठीक ना। तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं ANG। लेकिन यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल और केवल n से सूचित किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा, 1n2। बताइए 1n2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अपवर्तनांक परिभाषा याद कीजिए पहले, अपवर्तनांक की परिभाषा को याद कीजिए। तो उसमें क्या बताए थे, दोनों माध्यम में चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, 1n2 यदि क्या हो जाएगा, V1 बटा क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, V2 लिख देंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, नहीं ना। चलिए बात कहाँ चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का निर्वात के सापेक्ष, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या होगा, आगे हम दे देंगे हम निर्वात n जिसका अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष निकालना, मतलब जिस माध्यम का निकालना है। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, जिसका निकालना है उसको आगे, जिसके सापेक्ष निकालना उसको हम पीछे लिखते हैं। जिसका निकालना हो उसको आगे, जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको पीछे लिखते हैं। तो क्या हो गया, निर्वात, हाँ किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष निकालना है। तो ये हो गया। तो बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब V1 बटा क्या क्या है, V2 है, V1 बटा V2 है। देखिए 1n2 है, 1n2 है, तो यहाँ क्या हो गया, V1 हो गया, नीचे में क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा,
निर्वात बटे में क्या हो जाएगा, भी माध्यम, भी निर्वात बटे भी क्या हो गया, माध्यम। और आप सभी को पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, नहीं बताना, बताना नहीं है। चलिए यहाँ से, हाँ क्या बताए, निर्वात को, निरपेक्ष अपवर्तनांक को, निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल n से सूचित करते हैं, केवल किससे, n से सूचित करते हैं। और यदि बात कर रहे हैं विनिर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम केवल और केवल c से सूचित करते हैं, c से, c फॉर कैट। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से सूचित करते हैं, तो क्या होगा, n बराबर c, और किसी माध्यम में प्रकाश चाल को क्या, किससे, भी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया n बराबर c बटा भी, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या हो गया, फॉर्मूला निकल के रेडी हो गया, n बराबर c बटा भी। आराम से इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, सब कर देते इसको। और एक बात में ध्यान दीजिएगा, जैसे n बराबर c बटा क्या है, भी है, n बराबर c बटा भी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, सदैव n बराबर c बटा भी, दिख रहा ना, n बराबर c बटा क्या है, भी। यहाँ जो होगा हर हमेशा c जो होगा भी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है, निर्वात में होता है। तो हर हमेशा c जो होगा भी से क्या होगा, सदैव बड़ा होगा, सदैव, सदैव क्या होगा, अधिक होगा। कौन, c होगा किससे अधिक, भी से अधिक होगा। यदि फिर से देखिए बात, और यदि यदि क्या है, ऊपर का मान, यदि ऊपर का मान, ऊपर का मान नीचे से बड़ा हो, देखिए यदि ऊपर, ऊपर में कौन है, c है, ऊपर में कौन है, c, यदि ऊपर का मान नीचे के मान से बड़ा हो तो हर हमेशा n जो होगा एक से बड़ा ही होगा। यदि c का मान, ऊपर का मान नीचे से यदि बड़ा हो तो हर हमेशा याद रखिएगा n का मान जो होगा एक से हर हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। चलिए साफ कर देते हैं इसको। आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन ना होने की शर्त। प्रकाश अपवर्तन पर कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, इसके आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वह होगा अपवर्तन ना होने की शर्त। हेडिंग लगाइएगा, अपवर्तन न होने की शर्त। अपवर्तन ना होने की शर्त मतलब अपवर्तन कब कब किस किस कंडीशन में अपवर्तन नहीं होगा, वह शर्त को हम लोगों को जानना है। अपवर्तन ना होने की शर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक हम पहला लिख लीजिए, पहले उसका समझा रहे हैं। लिखिएगा फर्स्ट में कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर लंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर लंबवत आपतित होती है तो तो उसका अपवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर लंबवत आपतित होता है तो वहां अपवर्तन नहीं होता है, समझिए। जैसे ऊपर एक माध्यम है, दूसरा माध्यम कहाँ पे है, नीचे पे है। एक माध्यम ऊपर है, पहला माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम। अब यदि क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर लंबवत आपतित होती, कैसे लंबवत मतलब पूरा यूं 90 डिग्री कोण बनाते हुए, जब लंबवत आपतित होती है, देखो लाइन आराम से सब कभी सीधा नहीं हुआ है, चलिए ऐसे ही आ रहे हैं। ये हो गया आपका आपतित किरण, ठीक है। क्या लिखा है,
जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पर लंबवत आपतित होती है तो वहां अपवर्तन नहीं होता। समझिए क्यों नहीं होता है, वजह क्या है अपवर्तन नहीं होने का। तो क्या होगा, जैसे ही आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया तो यहाँ पे क्या होगा आपका आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब आपतन बिंदु पे हम लंब डालेंगे। लंब क्या होगा, आपतन बिंदु पे लंब डालेंगे, पूरा वो भी 90 डिग्री होगा। इसी पे क्या होगा, चढ़ा के हम इसी चढ़ा के मतलब आपतित किरण पे ही क्या होगा, हम लंब को भी डाल दिए। आपतित किरण जो है उसी पे क्या चढ़ा के डाले, हम लंब भी डाल दिए। जब आपतित किरण भी इसी पे है और उसी पे चढ़ा हुआ कौन है, लंब है, तो वहां से आपका आई का मान क्या निकल के आएगा, 0। क्यों, क्योंकि आपतन कोण और क्या था, अपवर्तित सॉरी आपतित किरण और अभिलंब के संपर्क से बना कोण, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता था, आपका आपतन कोण कहलाता है। यहाँ तो कोई गैप ही नहीं है, मतलब आई का मान कितना हो गया, 0। आपतन कोण का मान क्या हो गया, 0 हो गया। देखिएगा यहाँ से, जैसे साइन आई बटा साइन आर क्या था, 1n2। सिग्नल के लिए नहीं पढ़े थे ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा, 1n2 हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे बात कर रहे हैं हम, साइन आई का मान कितना है, 0 निकला है। साइन आर बराबर क्या होगा, 1n2, ठीक है। अब यहाँ से भी हम बात कर रहे हैं, साइन आर के भी मान निकालते हैं हम। साइन आर के मान निकालें तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 0/1n2। तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन आर बराबर 0, अर्थात आर का मान कितना निकल जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आर का मान 0 हो जाएगा तो प्रकाश ऐसे ही है, बिना मुड़े ही क्या होगी, चलते रह जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला शर्त। अब दूसरा शर्त लिखिए, दूसरा शर्त, चलिए गौर से समझिएगा क्या होता है। ये कोई माध्यम है, ये फर्स्ट माध्यम है, ये सेकंड माध्यम है। अब यहाँ आएगी कौन, किरण आएगी। कौन आती है, किरण। किरण धमकी देती है, हम आएंगे, हम आएंगे, चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। किरण कहती है, हम आएंगे, हम आएंगे, चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बेचारा माध्यम एक को बोला कि कौन बोला, बोला बोली जो भी हो, किरण बोली हम आएंगे, विचलित हो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई किरण, किरण आ गई। कौन आ गई, इसकी किरण है, धमकी दिया हम आएंगे, चल जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, बेचारा डर गया। यह है कहाँ पे, टू के पास आया, बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी वाली आ रही है, कौन, किरण आ रही है, और वह कहती है हम आएंगे, चल जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बोला चलो अब लड़ाई झगड़ा शांत करो, आपस में बोला कि शांत करो, जो तीसरा है उसको निपटा देते हैं हम लोग किसी भी तरह से, उसका काम हम खत्म कर देते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या करता है, दोनों अपना अपना जो है अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक आपस में क्या करता है, बराबर कर लेता है। दोनों आपस में क्या करता है, अपवर्तनांक ही क्या करता है, वह बराबर कर लेता है। जैसे ही अपवर्तनांक क्या करेगा, वह बराबर करेगा। देखिए साइन आई बटा साइन आर क्या होगा, 1n2, 1n2 हो जाएगा। 1n2 कैसे लिख सकते हैं हम, n2/n1 लिख सकते हैं। क्या कर क्या दिया, यह दोनों आपस में अपवर्तनांक बराबर कर दिया, आपस में क्या कर लिया, हुआ बराबर कर लिया है। तो मतलब ये खत्म हो, क्या निकलेगा यहाँ पे, एक निकल जाएगा, कट के क्या बचेगा, यहाँ एक बच जाता है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि
साइन आई बटा साइन आर और क्या निकलेगा, एक कोनों कोनी गुना कीजिए क्या निकलेगा आपका, साइन आई बराबर साइन आर, यहाँ से क्या निकलेगा, आई इक्वल टू आर, दोनों आई क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी अपवर्तन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए दूसरा शर्त लिखिएगा, यदि माध्यम के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो तो, यदि माध्यम के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो तो उनके बीच अपवर्तन नहीं होता है, उनके बीच अपवर्तन नहीं होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, तब हम देख पाएंगे आपको किस चीज में दिक्कत है, तो उस प्रकार से हम उस पर ना काम करेंगे। जैसे हम वीडियो बनाते रहे, आप देखिएगा, कुछ बोलबे नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हम सही से उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ दिक्कत हो, जो भी डाउट हो जिस चीज में, ठीक, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।